1857 की भारतीय इतिहास की महान घटना के बारे में जानने से पहले हम आज बात करेंगे उसकी पृष्ठभूमि पे। देखिए, भारतीय इतिहास में क्रांतियाँ कभी भी महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं रही। हम इतने लंबे चौड़े भारतीय इतिहास को देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ बहुत कम क्रांतियाँ हुई, या जैसे सही मायनों में खूनी क्रांतियाँ तो लगभग नहीं के बराबर है। और ये क्रांति इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सन 1700 तक का हम भारत देखें तो भारत दुनिया का अत्यंत शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध राष्ट्र था। वही राष्ट्र की जनता 150 साल बाद ही लगभग 1857 में एक खूनी संघर्ष के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर आती है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमें उसकी पृष्ठभूमि जानना बेहद जरूरी है कि ऐसी स्थितियाँ क्या थी। सबसे पहले हम जानें कि भारत में यूरोपियनों का आगमन क्यों हुआ, कैसे हुआ। देखिए, वास्को डी गामा ने 1499 में जब भारत की खोज की, तो भारत की खोज की मतलब भारत के समुद्री रास्ते आने की खोज की। पुर्तगाल से निकलकर वो भारत के आने के समुद्री रास्ते की खोज करता हुआ अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर यहाँ केरल में कालीकट के तट पर उतरा। ऐसा नहीं है कि वास्को डी गामा से पहले यूरोपियन भारत में नहीं आते थे। भारत में यूरोपियनों का आना लगभग कहना चाहिए हड़प्पा सभ्यता के समय से ही भारत का संपर्क दुनिया के अनेक देशों से था। लेकिन गुप्त साम्राज्य के समय में तो भारत का बहुत संपन्न व्यापार यूरोप के साथ था। लेकिन ये जो व्यापार होता था वो होता था इस जमीनी रास्ते के, जो इधर अफगानिस्तान, ईरान होता हुआ तुर्की, और तुर्की से फिर डार्डेनिल्स, बॉस्फोरस को पार करता हुआ यूरोप के साथ होता था। लेकिन 1453 में जो घटना घटी, 1453 में जब तुर्की ने इस्तांबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल को जब कब्जे में ले लिया, तो यहाँ तुर्की के कब्जे, ऑटोमन कब्जे के कारण यूरोपियन लोगों का भारत में आगमन होना बंद हो गया। वो इस जमीनी रास्ते का उपयोग करने से वंचित हो गए। ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज शुरू की। एक्चुअली यूरोपियंस का भारत में आना यूं बहुत महत्वपूर्ण था उनके लिए, क्योंकि उन्हें अपनी जीवन की आवश्यकताओं की ये जो चीज़ें चाहिए होती थी वो उन्हें भारत से मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे महत्वपूर्ण मसाले जो उनके खाने का अभिन्न हिस्सा थी। दूसरी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण, कपड़ा। भारत कपड़े का उत्पादन, निर्यात का सबसे बड़ा स्रोत था। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें थी जो उनके लिए अत्यंत आवश्यक थी, और इसके लिए वे भारत की खोज, भारत आना चाहती थी। तो इस पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा के भारत आने के साथ भारत का समुद्री रास्ता खुल गया। लेकिन पुर्तगाली इस रास्ते के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने आने वाले 150 सालों तक इस रास्ते को किसी को नहीं बताया, और कुछ ने आने की कोशिश भी की तो उन्होंने बलपूर्वक उन्हें नहीं आने दिया। तो सबसे पहले तो यूं आए भारत में पुर्तगालियों के बाद आए डच। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर आए अंग्रेज, और फिर आए फ्रांसीसी। ये इनका भारत में आने का क्रम था। पुर्तगालियों ने न केवल भारत के साथ व्यापार से लाभ कमाना चाहा, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा थी, और व्यापार के साथ साथ वो बहुत जल्दी इस पश्चिमी तट पे अपना अधिकार करने का प्रयास करने लगे। और इस सिलसिले में उन्होंने गोवा, दमन, दीव, सालसिट, बेसिन ऐसे अनेक इलाकों पे कब्जा किया। लेकिन पुर्तगालियों की तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी। दूसरी चीज, उनके राजाओं का इंटरेस्ट भारत में तो कम था, उससे ज्यादा उनका इंटरेस्ट बाद में चल के ब्राजील में हो गया। और भी कुछ कारण थे, जैसे उनकी नौसेना का कमजोर होना, उनमें अनुशासन की कमी, उनकी धार्मिक कट्टरता, इन सब के कारण पुर्तगाली भारत में ज्यादा समय नहीं टिक पाए। और उनके जो प्रतिद्वंदी थे, खासतौर पर ब्रिटिश, जो भारत में सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ आए। 1600 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और उन्होंने महारानी एलिजाबेथ से भारत के साथ पूर्व के साथ व्यापार का चार्टर प्राप्त किया। तो इस प्रकार 1600
8 में पहला जहाज भारत आया और इन्होंने भारत के साथ व्यापार शुरू किया। सूरत, भारत के पश्चिमी तट पे, यहाँ इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई और उसके बाद मछलीपट्टनम, आगरा, हुगली और इस तरीके से पूरे भारतवर्ष में ये धीरे धीरे अपना व्यापार फैलाते गए। शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने अपना सारा ध्यान केवल और केवल व्यापार पे लगाया, न तो उन्होंने राजनीति में कोई हस्तक्षेप किया, न भारत के किसी धार्मिक मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप किया। नतीजतन इस कंपनी की आर्थिक स्थिति लगातार अच्छी होती रही। लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप शुरू किया भारत में पुर्तगाली में, फ्रांसीसी जो सबसे बाद में आए, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप सबसे पहले फ्रांसीसियों ने ही किया। फ्रांसीसियों ने 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और वो उस कंपनी के द्वारा भारत में व्यापार करने लगे और बहुत जल्दी उन्होंने भारत की राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। और उनके देखा देखी फिर अंग्रेजों ने भी इस तरीके से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। लेकिन इनकी अपनी महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण थे भारत की राजनीतिक स्थिति। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर गिरता गया और चंद ही सालों में 1739 तक तो मुगल साम्राज्य की स्थिति ये हो गई कि ईरानी शाह नादिर शाह दुर्रानी ने न केवल दिल्ली को जीता बल्कि बुरी तरह से लूटा। और पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 तक तो स्थिति ये हो गई कि मुगल बादशाह दिल्ली की रक्षा करने में भी असमर्थ थे। इन सारी मुगलों की कमजोर राजनीतिक सैनिक स्थिति का फायदा उठाया इन यूरोपियों ने और उन्होंने भारत में अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला संघर्ष भारतीय राजाओं से बाद में हुआ, पहला हुआ उन अन्य यूरोपियन शक्तियों से जो भारत में अपना प्रभाव जमाना चाहती थी, विशेषकर फ्रांसीसी। क्योंकि पुर्तगीज तो ब्राजील में इंटरेस्ट की वजह से ब्राजील चले गए, डचों का इंटरेस्ट इंडोनेशिया में था, वो उधर चले गए, लेकिन अब रह गए अंग्रेज और फ्रांसीसी। इनके बीच 3 बड़े युद्ध हुए जिनको हम कर्नाटक के युद्धों के नाम से जानते हैं। और इस संघर्ष में 1760 के वांडीवाश युद्ध के बाद ये तय हो गया कि अब अंग्रेजी भारत में अपना प्रभाव जमाएंगे, क्योंकि फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो चुके थे। फ्रांसीसियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तार आरंभ किया और वो साम्राज्य विस्तार की शुरुआत हुई भारत के इस पूर्वी छोर से, बंगाल। प्लासी का युद्ध 1757 के प्लासी का युद्ध, जिसमें अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को एक छोटे से युद्ध में हराया। हालांकि युद्ध बहुत छोटा था, लेकिन उसके परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। प्लासी के इस छोटे से युद्ध से भारत के अधिकार में भारत का सबसे बड़ा संपन्न अमीर प्रांत बंगाल हाथों में आ गया और बंगाल से जो धन, जो शक्ति, जो संपन्नता उनको प्राप्त हुई, वो उनके भारत विजय का आधार बनी। तो पहला 1757 का प्लासी का युद्ध, दूसरा बक्सर का युद्ध जो 1764 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के भागे हुए नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम, ये तीनों एक तरफ थे और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। इस युद्ध में नवाब शुजाउद्दौला और उनके साथियों की हार हुई और बक्सर के युद्ध ने प्लासी के अधूरे काम को पूरा किया। बंगाल पे अंग्रेजों का जो ढीला ढाला प्रभाव था वो इस युद्ध के बाद पूरे उत्तर भारत पर छा गया। मतलब अब उत्तर भारत में कोई भी ताकत अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए नहीं। तो इन 2 युद्धों से उत्तर भारत में इनका अधिकार हो गया और उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण ताकत थी वो थी मराठी। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में मराठों की जो हार हुई उसका सबसे ज्यादा फायदा अंग्रेजों को हुआ और इस मराठों की इस कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। और हम देखेंगे कि 1757 के आते आते अंग्रेज पूरे भारतवर्ष पर छा गए। अफगानिस्तान की सीमा से लेकर कन्याकुमारी, उधर सिंध से लेकर
उधर बर्मा की सीमा, बर्मा तक पूरा भारतवर्ष में अब कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो अंग्रेजों को चुनौती दे सके। और जितनी आसानी से अंग्रेजों ने भारत पे अधिकार कर लिया, उससे अब उनका आत्मविश्वास या कहना चाहिए दुस्साहस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और अब वो न केवल आर्थिक मामलों में भारत को खुल के लूट रहे थे, बल्कि उन्होंने भारत के धार्मिक सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गुलाम भारत, भूखा भारत, गरीब भारत, धार्मिक और सामाजिक रूप से अपमानित भारत की जनता अब इस रोष से इतनी पीड़ित हो गई थी कि अब उसके पास क्रांति के अलावा कोई चारा नहीं था। तो इन सारी पृष्ठभूमि में हम देखें कि ये सारे असंतोष के कारण आगे चल के 1857 की क्रांति के रूप में परिणित हुए और उसने भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति को जन्म दिया। थैंक यू।